हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की है। तो काफ़ी लेसन कंप्लीट हो गई है। आप लोग एक बार इंडेक्स देख लीजिए कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे। तो पॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के तहत सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन में। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, डिफरेंट कुछ स्पेसिस के बारे में हम लोग देखेंगे जिसको कंजर्व करना है और किसकी स्पेसिस थ्रेटेंड होते जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इन्वायरमेंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की है, इसमें देखो पूछा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको एम्पावर किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रोसेस में और प्रोसीजर मैनर इन विच इट इज़ सॉफ्ट। सेकेंड है कि ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सो कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बतानी है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन जब देखेंगे इन्वायरमेंट की तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली इस कानून से पूछा गया है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये कानून काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको भी मैं डिस्कस कराऊंगी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो डिफरेंट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एनजीटी को इस्टेब्लिश किया गया है एक कानून के द्वारा। वहीं अगर सीपीसीबी की बात करूँ तो इसको क्रिएट किया गया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। सेकेंड है कि एनजीटी जो है इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं जो भी लिटिगेशन है हायर कोर्ट की, तो उसको बर्डन कम करने में। वहीं अगर सीपीसीबी की बात करूं तो यहाँ पे जो स्ट्रीम और वेल्स की जो क्लीननेस है उसको प्रमोट किया जाता है और इसका एम होता है कि जो क्वालिटी ऑफ एयर है हमारे कंट्री में उसको इम्प्रूव करें। तो बताइए कि दोनों में से किसका क्या काम है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, जिसको इसको ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये 2018 की क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन के साथ। तो सबसे पहली टॉपिक है यहाँ पे IUCN की रेड लिस्ट। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है इसकी फुल फॉर्म। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आप नाम में ही देख रहे हो कि यहाँ पे रखा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इट मीन्स कि नेचर को कंजर्व करना इनका मेन मोटो है। तो IUCN वर्ल्ड की सबसे पुरानी ग्लोबल इन्वायरमेंट है जो कि हमारे नेचर को कंजर्व करने के लिए ये ऑलरेडी काफ़ी अरसों से काम करते हुए आ रहे हैं। इनका एक और मोटो है कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना। कहने का मतलब है कि आज की डेट में जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जो आज की डेट में जितनी भी जनरेशन है उनको अवेलेबल हो पा रही है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है कि आगे आने वाले सालों में भी आगे आने वाली जनरेशन को भी सारी चीज़ें मिल सकें। फाइन। अब हर 4 साल में जो है ये क्या करते हैं कि अपने एजेंडा को फिर से रीसेट करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इनके द्वारा यहाँ पे चलाया जाता है, जिससे कि ये जो ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा है उसको फिर से सेट करते। तो हर 4 साल में ये किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि जो इनकी रेड लिस्ट होती है, जैसे अभी हम लोग इसको देखेंगे, ये रेड लिस्ट है। रेड लिस्ट के अंदर जितने भी थ्रेटेंड स्पेसीज़ है ना, तो उनके लिस्ट को अपडेट किया गया है। इट मीन्स कि आप देखो कि थ्रेटेंड स्पेसीज़ कहने का मतलब क्या होता है। थ्रेटेंड स्पेसीज़ को 3 कैटेगरी में डाला गया है। थ्रेटेंड कहने का मतलब है कि कोई भी स्पेसीज़, मान लीजिए कि जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन हो गई, आपका जो है ऑस्ट्रिच हो गया, वल्चर हो गए, तो ये सारे जो स्पीसीज़ है ना, इनकी पॉपुलेशन घटते जा रही है। ऐसा कुछ होते जा रहा है जैसे इनकी हैबिटाट लॉस हो रही है, पोचिंग हो रही है, इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके कारण जो है ये देखा जा रहा है कि इनकी पॉपुलेशन जो है डे बाई डे घटते जा रही है। अब कितनी इनकी पॉपुलेशन बची हुई है इस हिसाब से इनको 3 लिस्ट में कैटेगराइज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो इसको CR कहते हैं। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहने का मतलब है कि जब किसी स्पेशीज़ का पॉपुलेशन 250 से कम हो जाए। इंडेंजर्ड कहने का मतलब है कि जब किसी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन 1000 से कम होने लगे। वल्नरेबल कहने का मतलब है कि जब इसकी पॉपुलेशन कम होने के कगार में, ऐसा दिख रहा है कि अब इसकी नियर फ्यूचर में इसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो इंडेंजर्ड में आप देखते हो कि यहाँ पे आपका गैंगेटिक डॉल्फिन है, तो ये सारे इंडेंजर्ड में आ जाते हैं। साथ ही साथ अभी हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से स्पीशीज़ है जिनका यहाँ पे अपडेट किया गया। तो ये मेनली लिस्ट है। तो आइए पहले लिस्ट को समझते हैं, फिर आप लोग आगे समझिएगा। यहाँ पे बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एक्सटिंक्ट कहते हैं, सेकंड वन इज थ्रेटेंड, थर्ड वन इज लिस्ट कंसर्न। एक्सटिंक्ट कहने का मतलब है कि ख़त्म। मान लीजिए स्पैरो है, पहले आप घरों में आपके जो है बहुत सारे पीजन स्पैरो आप देखते होंगे, जो चिड़िया और जो हाँ, चिड़िया वगैरह जो होती थी, आज की डेट में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो मान लीजिए कि कोई एक स्पीसीज़ है, कोई एक प्रजाति है चिड़िया की जो ख़त्म हो गई है, तो उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स EX।
सेकंड वन इज़ होता है कि एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। कहने का मतलब है कि वाइल्ड में एक्सटिंक्ट होना, यानी कि अब उनका जो नेचुरल जहाँ रहने का जगह था उस वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा वो कहीं और भी रखे जा सकते हैं, या फिर कल्टीवेशन के लिए उनको रखा जा सकता है, या फिर कैप्टिविटी के लिए रखा जा सकता है, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए या किसी और लैब में यूज़ करने के लिए उनको रखा जा सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वाइल्ड में। यानी कि आप देखो कि उनका नेचुरल हैबिटाट ख़त्म हो चुका है, नेचुरल जगह से ख़त्म करके उनको स्पेशली अलग रखा गया है, तो उस तरीके से वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब आते हैं यहाँ पे तीनों आप लोग समझ गए कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, उनकी पॉपुलेशन अब ख़त्म हो जाएगी। इंडेंजर्ड यानी कि बहुत हाई रिस्क है कि अब यहाँ पे लग रहा है कि और भी कम हो सकता है अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया तो। वल्नरेबल कहने का मतलब है कि अब ये अंदाज़ा हो चुका है कि हाँ, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जिनके बेसिस पे इनकी जो स्पेसीज़ है, पॉपुलेशन है, वो कम हो जाएगी। लिस्ट कंसर्न कहने का मतलब है कि कम ही इसमें कंसर्न किया जाता है। जैसे आप देखो कि इसमें होता है नियर थ्रेटेंड, यानी कि ऐसा है कि अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलेशन जो है कम होगी। कुछ ऐसे स्पेसीज है जैसे कि आप पोलर वियर वगैरह वगैरह देख रहे हो, तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो जितना भी इनका नेचुरल हैबिटाट है, क्योंकि ये सब ग्लेशियर में रहते हैं, तो अचानक से इनका रहने का जगह ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म हो जा रहे हैं। तो यानी कि आप देखो कि नियर फ्यूचर में देखने को मिल रहा है कि अब आगे आने वाले 5 से 10 साल में अगर हम लोग अपने ग्लोबल टेम्परेचर को कम नहीं किए, कंजर्व नहीं किए इनकी पॉपुलेशन को, तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हाँ ऐसा घटना घटने वाला है, या फिर इस तरीके की सिचुएशन अराइजेज हो जाएगी जिससे कि ये लिस्ट कंसर्न है, यानी कि अब इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा है लिस्ट कंसर्न, सॉरी, ये आपका नियर थ्रेटेंड है कि डर लग रहा है कि इस तरीके का थ्रेटेंड है जिससे कि इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। लिस्ट कंसर्न कहने का मतलब है कि हाँ, पॉपुलेशन स्टेबल है। ठीक है, इतना स्टेबल है कि अभी तो ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है ना कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये ठीक रहे, कहीं ना कहीं इनका भी पॉपुलेशन कम होगा, तो उसको लिस्ट कंसर्न, यानी कि लिस्ट कंसर्न है, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ एक और यहाँ पे कैटेगरी होता है जिसे हम लोग डीडी कहते हैं। इट मीन्स डेटा डेफिशिएंट। इट मीन्स कि कुछ ऐसे भी स्पेसिस होते हैं ना जिनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, डेटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है, या फिर प्रॉपर डेटा कलेक्ट भी नहीं हो पाता है, तो वैसे स्पेसिस को हम लोग इस कैटेगरी में भी इंक्लूड कर देते हैं कि पता नहीं इनका क्या होने वाला है, इनकी तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, तो वैसे आपको बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखने को मिलेगा कि कुछ स्पेसिस को इसमें रखा गया। बाकी जितने फेमस स्पेसिस होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सारे स्पेसिस को जो है क्लासीफाई ज़रूर किया गया है। ठीक है, अपडेट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एडिशनल 31 स्पीसीज़ है जिनको एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में रखा गया है, और जिसमें कि आपको कुछ फिशेस देखने को मिलेगा, कुछ मछलियाँ हैं, कुछ शार्क है, कुछ फ्रॉग है। ठीक है, 15 फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज़ है जो कि इंडेमिक है, कहाँ, लेक ललनाओ में और फिलीपींस में। लॉस्ट जो शार्क है वो आपका लिस्टेड किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, यानी कि जो लॉस्ट शार्क है। ठीक है, 3 मैकेडेनियन स्पेसीज ऑफ प्रोटिया है, वो यहाँ पे आपका है। साथ ही साथ देयर आर नाउ 112 432 स्पेसीज ऑन द IUCN रेड लिस्ट, और नियरली 1/3 जो स्पेसीज है वो थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है। इट मीन्स कि टोटल स्पेसीज कितना है, तो 30,178, इसका 1/3 है, यानी कि आप समझो कि 10,000 के करीब जो है यहाँ पे कुछ स्पेसीज है जो कि थ्रेटेंड के कैटेगरी में है यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों के कैटेगरी में अंदर रखा गया है। अब ऐसा है कि जो भी स्पेसीज़ का यहाँ पे आपका IUCN रेड लिस्ट डेटा रखा गया है, तो उसको आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 1-2 बार पढ़ लेना, वो काफ़ी होगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली भूल जाना ही है आपको, क्योंकि आप बार बार पढ़ोगे ना तो ही किसी का याद रहेगा। और जैसे बहुत ही ज़्यादा कुछ कुछ स्पेसीज़ है जो कि UPSC प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UPSC का फेवरेट है, तो उन सबका याद करा देना है। मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से है, लेकिन ऐसे किसी का पकड़ के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते कि फाइंडिंग क्या बताया जा रहा है इंडियन स्पीसीज़ को लेके। तो यहाँ पे कोई भी कंफर्म्ड साइटिंग नहीं है। जो जॉर्डन कर्सर है CR का, यहाँ पे क्रिटिकली आपका जो इंडेंजर्ड है उसका कोई कंफर्म साइटनिंग नहीं देखने को मिल रहा है सिंस 2009। तो ये एक तरीके का बर्ड है जो कि जॉर्डन कर्सर्स की बात करूँ तो एक तरीके का बर्ड है जो कि कहाँ पाया जाता है, तो ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखो कि श्री लंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये पाया जाता है। तो अब यहाँ पे आपका ये स्पीसीज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये तो फेवरेट एरिया है। यहाँ पे आप देखो कि ओपन पैचेस देखने को मिला है स्क्रब फॉरेस्ट में, और ये हैबिटाट जो है ये ट्रिमंडस प्रेशर में है, क्योंकि यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि ये जो रहने का जगह है ना यहाँ पे इस बर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की इस तरीके की एक्टिविटीज़ है कि इनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो ही जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हिमालयन कोयल है जो कि लास्ट टाइम 2010 में ही देखा गया था, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक्सटेंट होगा
विद एन एस्टिमेटेड ईयर कि 2023 तक जो है ये एक्सटेंड हो सकता है। हिमालयन क्यूल की अगर बात करूँ तो ये मीडियम साइज़ की बर्ड है जो कि यहाँ पे फीजेंट फैमिली से बिलोंग करती है। येलो और रेड बिल और लेग इनके होते हैं, पैर वगैरह इनके होते हैं, वाइट स्पॉट इनके आँखों के आगे पीछे होता है। ये हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं और सिर्फ यहाँ पे माउंटेन वाले रेंज में, जो नॉर्थ वेस्ट हिमालय का उत्तराखंड वाला रीजन है ना, वहाँ पे ये आपको हिमालयन क्विल देखने को मिलेगा। सारे अगर 5 फ्रेश वाटर डॉल्फिन देखें जो कि गंगा, अमेजन, इंडस डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन और टिकस सी, ये सारे थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन के कैटेगरी में आते हैं। इनको मेनली आप देखोगे कि इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आते हैं। तो ये 5 तरीके के डॉल्फिन होते हैं। तो येस, ये डॉल्फिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी का कोई भी पेपर आप दे दो ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर इस टॉपिक से पूछा जा रहा है तो यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में वो पूछ सकते हैं, इन 5 में से कोई भी। अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। एक है रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ इंडियन ग्रास होफर। तो इंडियन ग्रास होफर के बारे में काफ़ी ज़्यादा असेसमेंट किया गया। पहले आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप गार्डन जाते हो, आपका खेत वगैरह भी होता होगा, तो उसमें ग्रास होफर बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन आज के डेट में ग्रास होफर उतना मिलते भी नहीं है। इवन आप दीपावली, दशहरा के टाइम में जो है बहुत ज़्यादा ग्रास होफर्स दिखते थे, घर पर भी आते थे, बट अब वैसा नहीं होता। आप लोग भी इस चीज़ को फील किए होंगे। तो यही असेसमेंट भी किया गया है इंडियन ग्रास होफर के बारे में। तो रिसेंटली जो ग्रास होफर स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इनके द्वारा इनिशिएट किया गया। तो सबसे पहले आपसे पूछा ही जा सकता है ना कि ये रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ इंडियन ग्रास होफर किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे असेसमेंट किया गया? तो इट इज़ फ्रॉम IUCN। ठीक है। अब यहाँ पे रेड लिस्ट जो थ्रेटेंड स्पीसीज़ का है, ये 1964 में पाया गया। वर्ल्ड का मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव इन्वेंट्री है। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि ऐसा इन्वेंशन किया गया था कि चलो ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन एकदम कम होगी, 250 से ज़्यादा, या इट मीन्स कि यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। तो उस तरीके के स्पीसीज़ को हम लोग यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहेंगे, और वो किसके अंदर आता है? तो थ्रेटेंड स्पीसीज़ के अंदर आता है। ये प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स में, जो कि आप देखो कि 3 स्टेट में है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। एक तो है केरल, दूसरी है यहाँ पे तमिलनाडु, एंड थर्ड वन इज़ कर्नाटक। ठीक है। और असेसमेंट जो है यहाँ पे क्या है कि न्यू स्पीसीज़ देखा जा रहा है, जैसे कि ये ग्रास होफर है, जिसको कि यहाँ पे केरल के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में इराविकुलम नेशनल पार्क में इसको डिस्कवर किया गया है। तो अब ये सेकंड नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन जाके देखिएगा, इसकी और भी कुछ बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण है, तो उसे देख लीजिएगा। ग्रासहोफर के बारे में भी आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। ये एग्रीकल्चर पेस्ट है, और साथ ही साथ इसको माना जाता है ग्रासहोफर को। साथ ही ये सारे शॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं। आप देखते हो कि हर जगह मेनली ये पाया ही जाता है, लेकिन स्नो वाले एरिया में नहीं पाया जाता है। इनका जो सर्वाइवल स्टेटस है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा अबाउट द इन्वायरमेंट, मीन्स जैसा इन्वायरमेंट है उसमें वो कैसे रहते हैं। जो इंडियन ग्रासहोफर स्पीसीज़ है ना, वो आज के भी डेट में एक नेग्लेक्टेड ग्रुप है। ये हम लोग कभी कंसीडर करते ही नहीं है कि ये भी एक तरीके का स्पीसीज़ है। कभी आपने गौर फरमाया क्या उसके ऊपर? तो इस तरीके का हमेशा से ये नेग्लेक्टेड ही रहा है और आज भी नेग्लेक्टेड है। लेकिन आप सोचो कि कभी भी पहले इसको रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ में इंक्लूड नहीं किया गया, बट आज के डेट में इसको इंक्लूड करने के बारे में सोचा जा रहा है। ये असेसमेंट किया गया है। अब देखते हैं कि इसके क्या उपाधि मिलती है, कौन सी कैटेगरी मिलती है, तो वो भी आगे हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा एंड इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है। तो पहला यहाँ पे कि 4 टाइगर रिपोर्ट, ये चौथा है स्टेटस ऑफ टाइगर। हम लोग देखते हैं इनके जो भी को प्रीडेटर्स है, प्रे है, उनके हैबिटाट है, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। और इंडिया में जितने टाइगर है ना, उनको काउंट किया जाता है। तो काउंट करने पे ये पता चला है कि हमारा जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो बढ़ा है। 2967 है 2018 में, और कितना बढ़ा है? तो 2014 में, 4 साल पहले, क्योंकि ये 4 साल में आपका ये रिपोर्ट आपका लाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, 4 ईयर्स के गैप में। तो 2226 था, और अभी कितना बढ़ा है? तो 2967 है। फाइन। यानी कि हमारे यहाँ जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब रॉयल बंगाल टाइगर को तो देखिए इतने रॉयल तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो भाई ये हमारे भारत की शान है, तो इसलिए यहाँ पे इतना स्पेशल इनको दिया गया है दर्जा। इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ये आते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट होंगे ना वो मैं आपको कह दूंगी, तो आप स्टार मार्क लगा के उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। बाकी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। जैसे अभी मैं बताई कि टाइगर को काउंट किया जाता है, तो कैसे काउंट किया जाता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? तो मेनली 2 टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। एक होता है एम स्ट्रिप्स, और सेकंड होता है कैटरैक्ट। तो एम स्ट्रिप्स में क्या होता है ना कि जो टाइगर जैसे चलते हैं, तो उनका जो पंजा होता है ना पैर का, उसके बेसिस पे देखा जाता है। ठीक है। उसको काउंट किया जाता है। अब ऐसे तो हर जगह टाइगर काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जंगलों में आप देखो कि उनके पंजे के हिसाब से देखा जाता है, उसको काउंट किया जाता है। तो एम स्ट्रिप्स क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजी
इकोलॉजिकल स्टेटस, यहाँ पे जीपीएस को इस्तेमाल करके जो है इस तरीके का काम किया जाता है। सेकंड क्या है, कैटरैट है, यानी कि कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। कभी अगर आपने ज्योग्राफिकल चैनल को अगर आपने देखा होगा तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ों को जो खोज पड़ताल करने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हिडन कैमरा भी लगा देते हैं, कहीं बहुत सारे ट्रीज़ में लगा देते हैं, तो वो सारे कैमरा भी लगाया जाता है जिससे कि जब कभी भी टाइगर वहाँ से गुजरे आए गए तो उससे भी कैप्चर हो जाता है फ़ोटो। तो हमें भी उससे भी पता चल जाता है उन लोगों को कि हाँ कितने टाइगर्स जो है इतने दिन में इस एरिया में आए और कितने टाइगर्स यहाँ पर रहते हैं। तो एक कैमरा भी लगा दिया जाता है जिससे कि टाइम टू टाइम उनका एवोल्यूशन हो जाता है। तो ये दो तरीका है, एक तो उनका पंजा को काउंट किया जाता है और दूसरा कि कैमरा लगाकर जो है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ होता है तो जो वाटर ऑफ वाटर स्कैम है वो यहाँ पे प्रपोज किया गया था विद इन द रिजर्व्स, सो डैट जो फ्यूअर एनिमल्स है ना वो अपने रिजर्व से स्ट्रे आउट हो जाए और मिनिमाइज हो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। समटाइम्स जानवर जो है हमारे एरिया में आ जाते हैं और समटाइम्स हम जो है जानवर के एरिया में चले जाते हैं, तो झड़प तो होगी ही। ये काफ़ी क्रूशियल है कि हम लोग उनके नंबर को ट्रैक करते रहे एज ए ग्लोबल टाइगर फोरम के जैसा, जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम लोग किए हुए हैं। साथ ही इंडिया ऑलरेडी अचीव कर चुका है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे टारगेट था कि हम लोग अपने यहाँ पे जो टाइगर की नंबर है उसको डबल करेंगे, तो हम लोग इस चीज़ को डबल करने का जो यहाँ पे हमारा मुद्दा था उस चीज़ को हम लोग अचीव कर चुके हैं। तो एक बिग अचीवमेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है इससे क्या पता चला है। इंडिया में आप देखो वर्ल्ड के टाइगर का टोटल 70% जो टाइगर है वो हमारे यहाँ है। अब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। नियरली थर्ड ऑफ द इंडियाज़ के टाइगर जो है वो यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स के बाहर ही रहते हैं, यानी कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जगह भी है जिसको टाइगर रिजर्व्स बनाया गया है, लेकिन आप देखो कि बहुत सारे ऐसे टाइगर्स हैं जो कि टाइगर रिजर्व्स के बाहर भी रहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे मैक्सिमम नंबर है 526 से और 524 है कर्नाटक, एंड थर्ड पोजीशन यहाँ पे उत्तराखंड को मिला है जो कि 442 है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखो तो यहाँ पे लॉस देखने को मिला पॉपुलेशन का, टाइगर के पॉपुलेशन का। टाइगर का स्टेटस आप छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में आप देखो तो ये भी डिक्लाइन देखने को मिला है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में ये कम होते जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट कंटिजियस अगर टाइगर पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में देखें तो 724 है, जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट ये वाली है, नागरहोल, बांदीपुर, वयनाड, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, ये सारे जो ब्लॉक है ना ये आपका कहाँ आता है, वेस्टर्न घाट में आता है। तो ये आप समझ गए कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, तो वेस्टर्न घाट में, और ये पूरा एरिया याद रखना है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, तो 604 है, जो कि आपको उत्तराखंड और वेस्टर्न यहाँ पे यूपी देखने को मिलेगा, जिसमें आपका रज्जाजी, कॉर्बेट, रामनगर, पीलीभीत और दुधवा ब्लॉक आता है। तो ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ आता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स अगर उत्तराखंड में देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी पूरे वर्ल्ड में है, तो ये भी याद रखना है। ये तीन जो है टॉप 3 इसको आपको एरिया याद रखना है। सबसे पहले जो है वेस्टर्न घाट में, दूसरा आपका यहाँ पे उत्तराखंड और जो यहाँ पे वेस्टर्न यूपी है उस वाले एरिया में देखने को मिलेगा, जहाँ पे राजाजी, कॉर्बेट, रामनगर, पीलीभीत और दुधवा ब्लॉक है। साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है, यानी कि कम एरिया में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, उसको हम लोग हाईएस्ट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। नियरली अगर आप देखो जो 50 रिजर्व्स है हमारा, उसमें से 17 जो है ना वो यहाँ पे पिक है, पिक पे अपने कैपेसिटी से कि वो यहाँ पे सस्टेन कर पा रहे हैं उनके पॉपुलेशन को, यानी कि 15 टोटल टाइगर रिजर्व है, उसमें से मात्र 17 ऐसे टाइगर रिजर्व है जो कि वहाँ पे उसके पॉपुलेशन को कंजर्व कर पा रहे हैं और मेंटेन कर पा रहे हैं। फैक्टर्स क्या है जिससे कि आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि पॉसिबली यहाँ पे टाइगर डेंसिटी देखने को मिल रहा है, यानी कि जितना एरिया है उसके अकॉर्डिंग कितने टाइगर हैं, तो क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो डेंसिटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा जब यहाँ पे प्राइमरी प्रे इंक्रीज़ होंगे, यानी कि चिट्टल, सांबर, गौर ये सब इंक्रीज़ होंगे, तो यहाँ पे इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। डेंसिटी इंक्रीज़ होगी जब यहाँ पे टाइगर हैबिटाट इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियस क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, जब रहने का टाइगर के लिए पूरा अच्छे तरीके से रहने का जगह होगा और जहाँ पे टाइगर जो है सहूलियत समझेंगे रहने के लिए, वो एरिया अगर सही रहेगा तो वहाँ के टाइगर डेंसिटी भी बढ़ेगी। डेंसिटी शुड डिक्लाइन विद इंक्रीजिंग ह्यूमन इम्पैक्ट, यानी कि ये ह्यूमन इम्पैक्ट आज के डेट में देखो कि हम लोग ऐसा काम करते जा रहे हैं जिसके कारण बेचारी ये टाइगर जो है ना वो बेघर हो रहे हैं, ठीक है, और इसी के कारण डेंसिटी भी कम होते जा रहा है। वहीं अगर हम लोग नंबर ऑफ़ टाइगर देखें तो ये तो बढ़ा है, बट ये को प्रेडेटर्स के लिए ट्रू नहीं है। जैसे कि इनके जो आप देखोगे कि इंडियन वाइल्ड डॉग आते हैं, जैकल्स आते हैं, वुल्फ आते हैं, यानी कि टाइगर जैसा ही जो प्रजाति आते हैं ना वो उनकी पॉपुलेशन इस तरीके से नहीं बढ़ी है। हाईएस्ट प्रे डेंसिटी अगर आप देखो तो कहाँ है, कॉर्बेट में है, जिम कॉर्बेट हो गया, राजाजी, पेंच यहाँ पे है, बांदीपुर में है। टाइगर रिजर्व जो नॉर्थ ईस्ट का है ना वो यहाँ पे प्रे डिप्लेशंस देखने को मिल रहा है, यानी कि इनके जो कुछ प्रजाति वो यहाँ पे कम हो रहे हैं क्योंकि बर्स्ट मीट कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, बुश मीट कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है।
वहाँ के लोग मीट कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन भी कम देखने को मिल रही है। तो थोड़ा बहुत आइडिया रखना है आपको। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं इन्हें, हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर को। तो इंडियन टाइगर और जो रॉयल बंगाल टाइगर है इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो टाइगर स्पीसीज़ है हमारे इंडिया में तो पाया जाता है, 70% है पूरा। IUCN की स्टेटस आपको रट लेनी है, जो कि इंडेंजर्ड है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन बंगाल टाइगर्स का जो है वो इंडिया में ही पाया जाता है, लेकिन कुछ स्मॉल ग्रुप भी है जो कि 3 और राज्य है, कंट्री है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो ये हमारे चारों ओर हमारे नेबरिंग कंट्री है। तो ये भी याद रखना है कि इंडिया के अलावा रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ है। लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो रॉयल बंगाल टाइगर का वो इंडिया में ही है, लेकिन स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन कहाँ का है, तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी है। ठीक है, कुछ एरिया आपको चाइना और बुर्मा में भी देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। इंडिया में 70% यहाँ पे पॉपुलेशन है। साथ ही फ्लैगशिप ऑफ अम्ब्रेला स्पीसीज़ भी है टाइगर। टाइगर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्ब्रेला स्पीसीज़ भी है। फ्लैगशिप स्पीसीज़ कहने का मतलब है कि वो यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और अम्ब्रेला स्पीसीज़ कहने का मतलब है कि टाइगर कंजर्वेशन से जो है ना दूसरे स्पीसीज़ भी कंजर्व हो जाएंगे, तो इसलिए याद रखना है। ठीक है, टाइगर अगर हम लोग देखें तो टोटल 13 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। ये तो हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर का देख रहे थे, बट जो नॉर्मल टाइगर होते हैं वो 13 कंट्रीज़ रेंज में। बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और भूटान। ये आप देख सकते हो, ये पूरा जो है यहाँ पर टाइगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाए जाते हैं। वेयर आर वाइल्ड टाइगर, वाइल्ड टाइगर कहाँ है, तो एशिया, 13 टाइगर रेंज, ऑल द कलर्ड कंट्रीज़ ऑन द मैप। सब जगह आपको देखने को मिलेगा कि वाइल्ड टाइगर है ही। ठीक है, तो ये इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल तो ये नहीं है। यहाँ आप देखो इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, 2010 में ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ना, इन्होंने प्लेस लिया था कि वो अपने टाइगर के नंबर को डबल करेंगे 2022 में, बट हम लोग पहले ही कर लिए। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते हैं। IUCN रेड लिस्ट में तो इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्केड्यूल 1 में रखा गया है। स्केड्यूल 1 कहने का मतलब क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपके टोटल 6 स्केड्यूल है। अगर 1 स्केड्यूल में किसी भी मतलब की कैटेगरी को रखा जा रहा है, किसी भी स्पीसीज़ को रखा जा रहा है, तो इट मीन्स कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। ठीक है, उसमें आपका ट्रेडिंग भी नहीं करना है, पोचिंग वगैरह भी नहीं करना है, इलीगल ट्रैफिकिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि हाईएस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इनके पॉपुलेशन को कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखना है इस टाइगर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहला है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। तो ये है क्या, CATS। तो इंडिया के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो CATS यहाँ पे है उसको एक्सटेंड किया जाएगा और सारे टाइगर रिजर्व्स में, जिससे क्या होगा कि फर्दर जो यहाँ पे आप देखो कि जो मैनेजमेंट इंटरवेंशन है वो और मजबूत होगा। इससे क्या होगा, इंडिया का जो टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड साइट है जो कि 94 है जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, तो उसमें इस तरीके का प्रोग्राम को लाया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, एक्चुअली एक कंजर्वेशन टूल है कि कंजर्व करना है, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, स्टैंडर्ड लाया जा रहा है जिससे कि जो टारगेट स्पीसीज़ है वो यहाँ पे मैनेज हो सके। ठीक है, टाइगर जो है वो फर्स्ट स्पीसीज़ है जो कि इस इनिशिएटिव के अंदर भी सेलेक्ट किया गया है, तो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। और ये टाइगर रेंज गवर्नमेंट के साथ इसमें पार्टनरशिप किया गया है। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज़ है, इंस्टीट्यूशन है, NGO है, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, सब कोई है यहाँ पे। और इसको अडॉप्ट किया गया है बियॉन्ड टाइगर, यानी कि यहाँ पे आप देखो जगुआर को भी इंक्लूड किया गया है, लायंस भी है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स वगैरह भी है, इन सबको इस इनिशिएटिव के अंदर इंक्लूड किया गया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है जो कि यहाँ पे हेल्प करेंगे इस तरीके के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में, यानी कि पैसा लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड भी है, इसको भी याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। TX2 जो है एक ग्लोबल अवार्ड है जिसको 2010 में सेटअप किया गया था, और वो भी कहाँ, तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर टाइगर कंजर्वेशन के द्वारा, जैसे कि आप देखो कि वर्ल्ड वाइड फंड है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ग्लोबल टाइगर फंड है, कैट्स है, लायंस शेयर है, तो इन सब के द्वारा ये जो है आपका समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिससे कि यहाँ पे हमारा ग्लोबल अवार्ड है जो कि दिया जाता है यहाँ पे, जहाँ पे भी टाइगर की कंजर्वेशन की जाती है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स दिया जाता है, तो उन सारे रेंज कंट्रीज़ को। ठीक है, तो ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो काफ़ी हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें की है, इंपॉर्टेंट बातें की है। हम लोग अपने यहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसके बारे में समझे, टाइगर स्टेटस के बारे में समझे हैं। हम लोग ने यहाँ पे महान अचीवमेंट लिया है कि 2022 में जो टारगेट था डबल करने का, हम लोग पहले ही करके बैठ गए, है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छी बात है, दिल खुश हो गया। आइए आगे देखते हैं।
और TX2 स्टैंड्स क्या है, यानी कि टाइगर 2 टाइम्स, यानी है ना, यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन कंट्री है, जितनी भी 13 कंट्रीज़ में टाइगर पाए जाते हैं, तो इनका एक ही एम है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डबल करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कैटेगरी है, एक तो है टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड और एक है यहाँ पे TX2 अवार्ड। तो टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड जो है, यहाँ पे आप देखो कि मानस नेशनल पार्क है आसाम में और रॉयल मानस नेशनल पार्क है भूटान में, तो इसको इस तरीके का अवार्ड दिया गया है, यानी कि कंजर्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीके का काम यहाँ पे मानस नेशनल पार्क आसाम में है और यही रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में, तो इन दोनों को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वहीं TX2 अवार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए दिया गया है और यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व से, जो कि यूपी का है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी में आपको याद रखना है कि किसको किसको अवार्ड दिया गया है। काजी 106F है, तो अगेन ये है क्या, काजी 106, ये इंडिया का ओनली गोल्डन टाइगर है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ आसाम में पाया जाता है। वैसे भी आसाम की काजीरंगा नेशनल पार्क ज़रूर घूमिएगा, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही अजूबा और बहुत ही अलग तरीके के, एक तो वन हॉर्न राइनो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो एक बार ज़रूर आसाम जाइएगा और इस तरीके के नेशनल पार्क को घूमिएगा, जहाँ पे आपको गोल्डन टाइगर भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी खूबसूरत होते हैं ये गोल्डन टाइगर, जिनको यहाँ पे टैबी टाइगर भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी टाइगर भी कहते हैं। तो टाइगर जिनका कलर वाइब्रेशन होता है, बहुत ही खूबसूरत इनकी कलर होती है। येलो स्किन जो टाइगर का है वो यहाँ पे ऑगोटी जीन्स के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है और जो ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं ना, वो यहाँ पे टैबी जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए, इतना अंदर जाके क्वेश्चंस तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लीजिए, क्या पता यूपीएससी को भी इस तरीके के कंटेंट से प्यार हो गया तो फिर आप लोग की वाट लग जानी है, तो इसलिए नहीं लगनी है, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। गोल्डन टाइगर जो है, यहाँ पे आप देखो ब्लॉन्ड और पेल गोल्डन कलर होते हैं, रेडिश स्ट्रिप्स होता है ब्लैक लाइट तरीके का नॉर्मल टाइगर में। कंसर्न यहाँ पे क्या है कि इनकी जो रेयर स्किन टोन है ना, ये एक्सेसिव इन ब्रीडिंग है। इट मीन्स कि आप जानते हो कि इनकी जो स्किन होती है उसकी कितनी डिमांड है मार्केट में। इन ब्रीडिंग कहने का मतलब क्या होता है कि 2 एलेट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एलेट्स इन एन इंडिविजुअल बिंग आइडेंटिकल बाय डिसेंट, और नॉर्मली जो रिजल्ट है ये मेटिंग रिलेटेड इंडिविजुअल्स है। कहने का मतलब है कि जैसे आप देखते हो यहाँ पे जो मैटिंग कराया जाता है ना, वो यहाँ पे या तो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोई, या तो फिर आपके कोई पीपल होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, जिनको उनकी एक आइडेंटिकल डिसेंट होनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे जो है ना, जो ऑफ स्प्रिंग भी जो होते हैं वो इनसे रिलेटेड ही होते हैं। इससे क्या होता है कि ऑफ स्प्रिंग की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बस ये इसीलिए यहाँ पे इनब्रीडिंग की यहाँ पे कोशिश की जाती है। तो एक्सेसिव इनब्रीडिंग होता है, इनकी जो स्किन टोन है ना, उसी के कारण उसी का ये रिजल्ट भी है। टाइगर्स रिसॉर्ट जो है वो इनब्रीडिंग है जब इनके पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आप देखो कि लैंडेड विदाउट कनेक्टिविटी टू अदर लैंडस्केप, यानी कि दूसरे लैंडस्केप, दूसरे जगह से जो है उनकी कनेक्टिविटी कट हो जाती है, तो फिर इस तरीके का प्रोसेस अपनाना पड़ता है, या फिर उनके रहने की जगह ख़त्म हो गई है, या फिर कॉरिडोर का डिस्ट्रक्शन हो गया जहाँ पे वो घूमते फिरते हैं, तो फिर उनके पॉपुलेशन को बचाने के लिए और ऑफ स्प्रिंग को लाने के लिए इस तरीके का मेथड अपनाया जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे टाइगर्स। ठीक है, हमारे रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में हमने समझा। अब देखते हैं लेपर्ड्स के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। अब स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया अगर हम लोग देखें तो ये भी 2018 का ही रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट जो रिलीज़ किया जाता है, ये मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग है पहले ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लेपर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए इतना प्यारा सा सिंबल बनाया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि लेपर्ड की IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है, तो वल्नरेबल है। ठीक है, टाइगर की क्या थी, इंडेंजर्ड। फाइन, इंडेंजर्ड नहीं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्पीसीज़ के बारे में देखते हैं। लेपर्ड जो है ये मोस्ट एडेप्टेबल कार्निवोर्स है, यानी कि ये जहाँ पे भी रहते हैं वो टेम्परेचर वगैरह सबको अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मतलब कि कार्निवोर्स है, जानवर वगैरह को ज़्यादा खाते, नॉन वेजिटेरियन है। ये जो है काफ़ी एग्जिस्ट करते वेरी क्लोज टू ह्यूमन हैबिटेशन। कई बार आप देखते हो ना न्यूज़ में कि लेपर्ड्स जो है वो घर पे घुस जाते हैं और गांव वगैरह में घुस जाते हैं, तो इस तरीके का न्यूज़ देखने को मिलता है। तो काफ़ी क्लोज रहते हैं हमारे ह्यूमन हैबिटेशन के। ठीक है, तो पॉपुलेशन अगर हम लोग देखें तो इंडिया में अभी 12,852 लेपर्ड्स है। 60% यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है अगर प्रीवियस एस्टिमेट के कंपैरिजन में देखें तो। इट मीन्स कि लेपर्ड की भी पॉपुलेशन हमारे यहाँ इंक्रीज़ हुई है। स्टेट वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र में। रीजन वाइज अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एशिया में है और उसके बाद ईस्टर्न घाट में। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो आप लोग एकदम तैयार हो। लेपर्ड के बारे में बेसिक चीज़ें देखते हैं।
इंडियन सब स्पीसीज़ है पैंथेरा पार्डस फुस्का कहते हैं इसे। ये सारे फॉरेस्टेड हैबिटाट में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे भी जंगल है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एरिड डेजर्ट में ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिमालय में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। IUCN की स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और शेड्यूल 1 में है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की है। तो साइट्स स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये अपेंडिक्स 1 में है, इट मीन्स कि यहाँ पे शेड्यूल 1 में है, इट मीन्स कि यहाँ पे हाईएस्ट प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है इस स्पीसीज़ को। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, तो लेपर्ड पोचिंग इन इंडिया, काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड्स की पोचिंग होती है। एक रिसेंट स्टडी के द्वारा बताया जा रहा है, जो कि ट्रैफिक इंडिया के द्वारा रिवील की गई है, कि अगर हम लोग टोटल देखें 747 जो लेपर्ड डेथ हुआ है 2015 से 19 के बीच में इंडिया में, और साथ ही साथ 596 जो है ये लिंक किया गया है कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, यानी कि गलत तरीके से जो है व्यापार किया जा रहा है और इनको मारा जाता है इनके खाल वगैरह के लिए। तो ये भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाईएस्ट पोचिंग इंसिडेंस आपको देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड वाला रीजन और महाराष्ट्र वाले रीजन में है। अब यहाँ पे ट्रैफिक के द्वारा एक आपका जो रिसेंट स्टडी रिलीज़ किया गया है, तो ट्रैफिक है क्या, ट्रैफिक एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये NGO है जो कि ग्लोबली काम करते हैं कि कैसे वाइल्ड एनिमल और प्लांट को यहाँ पे इसके व्यापार को बेहतरीन करना है, और वो भी इस कंटेक्स्ट में कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो, सस्टेनेबल इनका डेवलपमेंट हो। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में, और ये IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। तो ये ट्रैफिक के बारे में भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आगे आते 2-3 पॉइंट और देख लीजिए। राजस्थान यहाँ पे फर्स्ट स्टेट था जिनके द्वारा प्रोजेक्ट लेपर्ड लाया गया था, जिससे कि यहाँ पे जो ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, इट मीन्स कि कई बार आप देखते हो कि लेपर्ड हमारे एरिया में घुस आता है और हम लोग लेपर्ड के एरिया में घुस जाते हैं, तो हमारे बीच झड़प हो जाती है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए प्रोजेक्ट लेपर्ड लाया गया था, और लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करने के लिए। थ्रेट क्या क्या है, डर क्या क्या है इनके लिए, तो इनकी पोचिंग हो रही है, हैबिटाट लॉस हो रहा है, नेचुरल प्ले इनकी ख़त्म हो रही है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अब लेपर्ड अगर आप देख चुके हैं तो स्नो लेपर्ड के बारे में भी देख लेते हैं। इंडिया का जो फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है वो कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो उत्तराखंड में। तो ये ध्यान रखना है, इनकी भी स्टेटस जो है वल्नरेबल है, तो लेपर्ड हो स्नो लेपर्ड हो सब एक ही में निपट लिए। अब यहाँ पे आप देखो कि कंजर्वेशन सेंटर जो है वो यहाँ पे उत्तराखंड के द्वारा, यानी कि उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा बनाया जाएगा उत्तराकाशी फॉरेस्ट में, और ये 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है जो कि सिक्योर हिमालय है, इसी का ये एक पार्ट भी है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है 2017 में स्टार्ट किया गया था, और फुल्ली फंडेड किसके द्वारा है, तो ग्लोबल फैसिलिटी इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। ये GEF है, जो कि आप जानते हो कि स्पीसीज़ को और फ्लोरा एंड फौना को यहाँ पे कंजर्व करने के लिए इनके द्वारा फंड प्रोवाइड किया जाता है ओनली डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ये जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है, इसका एम है कि जो एनिमल हैं उनको प्रोटेक्ट करना, यानी कि लोकल कम्युनिटी के हेल्प से, और यहाँ पे लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट भी देना, यानी कि इस तरीके का रोज़गार देना कि वो यहाँ पे कंजर्व करें। अब स्नो लेपर्ड के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट में। तो अगेन आप लोग समझ गए कि काफ़ी प्रोटेक्शन दिया जाता है, स्टेटस भी सेम है और अपेंडिक्स 1 है। तो अगेन ये तीनों स्टेटस जो है आपका सेम है, सेम एज लेपर्ड, और ये भी शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1 में है, जैसा कि हमारा टाइगर भी था। ये जो एनिमल फेसेस हैं इसमें काफ़ी थ्रेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पोचिंग और इनके रहने का जगह ख़त्म हो रहा है। इंडिया में आप देखो कि जो हिमालय है वो एलिवेशन कितना, तो 3000 से 4500 मीटर तक, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल वाला प्रदेश वाला एरिया। तो यहाँ पे ये आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे। एक्चुअली पूरे हिमालय वाले रीजन में ही देखने को मिलता है। उत्तराखंड में अगर आप देखो तो स्नो लेपर्ड जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाएंगे, गंगोत्री नेशनल पार्क में और अशकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये भी ध्यान रखना है। अब ये सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप बायोस्फीयर रिजर्व्स देखते हो, तो इसके बारे में भी थोड़ा गूगल करके और आप लोग जो है अलग से प्रिपरेशन कर सकते हो, यानी कि देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अब स्नो लेपर्ड रेंज कंट्री देखते हैं, तो देखिए किस किस कंट्री में ये पाए जाते हैं। मेनली तो आप देख सकते हो कि बस इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इंडिया के साथ साथ यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी है। उसके बाद हमारे जो पड़ोसी राज्य और है नेपाल, भूटान, चाइना, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सेंट्रल एशिया में भी आपको देखने को मिलेगा, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ पे किर्गिज़ रिपब्लिक है, मंगोलिया है और रशियन फेडरेशन है। तो ये सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिलेंगे, वहीं पे स्नो लेपर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रख लिए। अब कुछ और भी बेसिक बातें हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अदर कंजर्वेशन मेजर्स देखते हैं कि सरकार के द्वारा क्या लाया जा रहा है। तो सबसे पहले है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, यानी कि जो भी स्नो लेपर्ड है उसको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए लाया गया है।
उसके बाद आप देखो कि GSLEP है, यानी कि ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। ये एक तरीके का अलायंस है जिसमें कि सारे स्नो लेपर्ड जो रेंज कंट्री है जितना अभी हमने देखा, और कुछ NGO है, कुछ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, कुछ साइंटिस्ट है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, ये सब एक साथ आकर जो है यहाँ पे लोकल लेपर्ड्स को, स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व करने का कोशिश करते हैं। पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, अगेन कंट्रीज़ का नाम देख लीजिए। अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन कौन से तान हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 3 तान है, ठीक है। चलिए अफगानिस्तान को भी याद रखिए। वैसे आप अगर इंडिया के पड़ोसी देश से याद रखोगे तो हमारे साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे सेंट्रल एशिया से याद रखना है तो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान है, यानी कि कुट आप याद रख सकते हो, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है, ठीक है। कुट आप याद रख सकते हो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहाँ पे ताजिकिस्तान है, ठीक है। साथ ही मंगोलिया और रशिया है। इस तरीके से आपको याद रखना है। कुछ भी अपनी तरफ से न्यूमोनिक्स बना लीजिए जिससे आप याद रख सको। पॉपुलेशन को असेसमेंट करना है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है फर्स्ट नेशनल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, जिसमें कि स्नो लेपर्ड की ये इंडिया रेंज में कितनी पॉपुलेशन है उसको हमेशा देखते रहना है। लैंडस्केप अगर हम लोग देखें तो इंडिया में आप देखो 3 लार्ज लैंडस्केप है जहाँ पे स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। हेमिस है, यानी कि स्पीति वैली आपको देखने को मिलेगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में। नंदा देवी है, गंगोत्री है उत्तराखंड में, कंचनजंगा तवांग देखने को मिलेगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। तो इतनी जगह है जहाँ पे आपको जो है लैंडस्केप देखने को मिलेगा जहाँ पे स्नो लेपर्ड्स रहते हैं। तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया थर्ड एनिमल हमारा। अब फोर्थ एनिमल हम लोग देखते हैं, एसेटिक लाइन है। ओके, तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे आप देखो कि जो एसेटिक लाइन को ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में, तो इसके लिए ये फेवर नहीं कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जब आप NCERT पढ़ते हो, अगर क्लास 9th की आपने अगर इन्वायरमेंट की, उसे जोग्राफ़ी की कहेंगे, जोग्राफ़ी की अगर NCERT आपने पढ़ा है तो उसमें दिया गया है वेजिटेशन वाले चैप्टर में कि गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का, वही मात्र एक जगह है जहाँ पे एसेटिक लाइन बचे हुए हैं। अब यहाँ पे इसकी जो फेवरेबल कंडीशन है, टेम्परेचर है या फिर जो भी है, उस कंडीशन में इनको, तो यहाँ पे अगर हम लोग एसेटिक लाइन के बारे में बेसिक समझते हैं फिर आपको पता चलेगा। तो गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि ओनली प्लेस है वर्ल्ड में जहाँ पे एसेटिक लाइन जो है आज तक पाया जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं, जहाँ पे एसेटिक लाइन पाए जाते हैं। 2013 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल किया गया कि एक सेकेंड होम भी होना चाहिए, यानी कि ऐसा एक फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर बनाना है जिससे कि हम लोग एसेटिक लाइन को जो है MP में जो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे हम लोग इसको ट्रांसलोकेट कर सकें। तो हाई रेट ऑफ जो इनकी इनब्रीडिंग है और रिजल्टेंट रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, जो कि गिर लायन जो है ना वो हाईली ससेप्टेबल है कि एपिडेमिक्स है। एपिडेमिक मतलब कि आप देख रहे हो कि सिर्फ इसी रीजन में ही पाया जा रहा है, तो यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग वगैरह भी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, इनकी प्रजाति भी मतलब कि एक होता है ना कि इनकी जो ऑफ स्प्रिंग है वो भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये सारे कारण है जिससे कि इनकी जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो कम होते जा रही है, इनकी जो प्रजाति के लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो एसेटिक लाइन की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भी इसको ट्रांसलोकेट करें। गिर फॉरेस्ट जो है वो अनेबल है कि यहाँ पे इनके नंबर को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए इनको ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है। इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग है, और यहाँ पे आप देखो कि इन फाइटनिंग हो रहा है, वो भी किसके, तो लाइन्स के अमंग में। और हाँ, यहाँ पे देखिए बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि एसेटिक लाइन की IUCN स्टेटस क्या है, तो इंडेंजर्ड है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। आज तक अगर आप देखो नॉट अ सिंगल गिर लाइन जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है MP में, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी समय से 2013 से ही सोच रहे हैं आप, यहाँ पे सोचा जा रहा है, और अभी हम लोग 2021 में, तो अब तक ऐसा नहीं हुआ है। गुजरात गवर्नमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे स्टार्ट किए हैं कि प्राइड ऑफ द स्टेट एंड लाइक फैमिली मेम्बर टू लोकल कम्युनिटीज़, और जो बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है कि यहाँ पे लायंस का जो है सेकंड होम बनाना है। तो ये भी यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कि पहला तो यहाँ पे रखा गया है कि MP में कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सेकंड होम बनाने की बात की जा रही है, और दूसरा जो सेकंड होम बनाने की बात की जा रही है दिस इज़ बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो कि आपको पोरबंदर वाला एरिया में देखने को मिलेगा, ये गुजरात में ही है, और सेफ़ इन गुजरात, और उनकी पॉपुलेशन और रेंज जो है वो ग्रो हो रही थी। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था।
तो चलिए और भी क्या यहाँ पे हो सकता है, अभी तक तो ट्रांसलोकेट नहीं किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे जब ऐसा किया जाएगा, लेकिन इनके बारे में बेसिक समझते हैं। अगेन इनकी जो यहाँ पे स्टेटस है इंडेंजर्ड है, ठीक है। एसिटिक लाइन्स जो है वो स्लाइटली स्मॉलर आपको देखने को मिलेगा अफ्रीकन लाइन्स के। तो देखिए लास्ट टाइम भी अगर आप लोग मेरे साथ PT 365 पढ़े होंगे, वो भी 2020 के लिए, तो उसमें भी हम लोग ये सारे स्पेशीज़ को देखे ही थे। तो ये सारे एक एवरग्रीन स्पेसीज़ है जिनके बारे में आप हर साल पढ़ोगे ना चाह के भी। तो इससे बेटर है कि आप एक ही बार इसको अच्छे से तैयारी कर लो, जिससे कि अगर कभी भी क्वेश्चंस पूछा जाए, क्योंकि ये सारे इतने इंपॉर्टेंट एनिमल है और हमारे इंडिया की प्राइड है, तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि एसिटिक लाइन जो है और अफ्रीकन लाइन, इनके बीच में काफ़ी कंपैरिजन होता है। तो एसिटिक लाइन जो है हमारे यहाँ पाया जाता है और ये स्मॉलर होता है, हाइट में स्मॉलर होता है अफ्रीकन लाइन से। और अफ्रीकन लाइन की जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है, और हमारी जो IUCN स्टेटस है वो आपका इंडेंजर्ड है, ठीक है। इनको भी लिस्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ एक्ट्स में, कहाँ, तो शेड्यूल 1 में और अपेंडिक्स 1 में। अब तक हम लोग जितने भी स्पीसीज देखे, चाहे वो रॉयल टाइगर हो या फिर हमारा स्नो लेपर्ड हो और ये एसेटिक लाइन हो, अब तक सबकी जो यहाँ पे आपको स्टेटस देख रहे हो, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 में है, साइट्स के जो है यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टोटल शेड्यूल 6 होते हैं और साइट्स में जो है 3 अपेंडिक्स होते हैं टोटल। अकॉर्डिंग टू 2020 सेंसस के हिसाब से देखें तो ये एस्टिमेट किया गया है कि 674 जो एसेटिक लाइन है ये इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 5 ईयर में। देखो कि 29% तक इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, वो भी गिर फॉरेस्ट रीजन में। गुजरात और अदर जो यहाँ पे रेवेन्यू एरियाज़ हैं, जो कि आपको यहाँ पे कोस्टल सौराष्ट्र वाला रीजन देखने को मिलेगा, तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया देखें तो इनका अप टू 36% है। इसमें भी आप देखो कि इनकी जो हैबिटेशन है वो फ्रेगमेंटेशन हो रही है, यानी कि इनका रहने का जगह जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते जा रहा है, तो इससे इनको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। साथ ही और भी पोचिंग वगैरह का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसके कारण जो है ये न्यूज़ में रहते हैं। साथ ही ट्रांसलोकेशंस के कारण भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। अब एक और महान है जो कि है अफ्रीकन चीता। तो अफ्रीकन चीता को भी री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। अब ये अफ्रीकन चीता जो है सिर्फ पूरे देश में एक ही कंट्री में पाया जाता है। अब ये आपको बताना है कि कहाँ पाया जाता है, आगे तो मैं बताऊँगी ही, लेकिन आप लोग कमेंट करके अभी कमेंट कीजिए मुझे। सबसे पहले अफ्रीकन चीता के बारे में देख लीजिए कि यहाँ पे इसकी जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सपर्ट है, वो यहाँ पे एवेलेट कर रहे हैं कुछ साइट्स जो कि MP में हो, जिससे कि यहाँ पे अफ्रीकन चीता को री इंट्रोड्यूस कर सकें। तो अभी MP में हम लोग क्या ला रहे थे, एसिटिक लाइन ही ला रहे थे, लेकिन वो हम लोग अपनी ही कंट्री से ला रहे थे। लेकिन अब अफ्रीकन चीता को भी MP में लाने की बात की जा रही है, लेकिन ये हम लोग अपनी कंट्री से नहीं ला रहे। आगे हम लोग देखेंगे कि किस कंट्री से इसको ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पे देखा जा रहा है कि बेस्ट हैबिटाट आज की डेट में क्या है, जिससे कि इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, सेफ्टी भी रहेगा, टोपोग्राफी भी रहेगा बेटर तरीके से, जहाँ पे ये रह सके। अब देखिए चीता जो है हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका था 1952 में। शॉर्टलिस्ट साइट्स यहाँ पे हैं कि किस किस साइट्स में जो है वो भी MP के ही सारे साइट्स हैं, जैसे कूनो पलपुर सेंचुरी है, नौरादेही है, गांधी सागर सेंचुरी है, माधव नेशनल पार्क है। तो ये 4 ऐसे लिस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, जगह यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए, जिसमें कि अफ्रीकन चीता को लाया जाएगा। 2010 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो एक्सपर्ट पैनल थे उनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि कूनो पलपर और वेलेवदर जो नेशनल पार्क है गुजरात का, और तल चप्पर सेंचुरी जो राजस्थान का है, ये 3 एरिया है जो कि बेस्ट रहेगा यहाँ पे चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। कूनो पलपर जो है ये प्रेफर्ड लोकेशन है, सबसे बेटर लोकेशन यही कहा जा रहा है, ठीक है। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन भी किया गया है कि क्या हुआ इस प्लान का, ठीक है, बाद में 3 साल के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये डिसीजन जो अफ्रीकन चीता का रीलोकेशन का है वो इस पे छोड़ दिया गया, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ऊपर छोड़ दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्लान को फिर से 2017 में इसको फिर से देखें कि क्या इस प्लान का क्या करना है। फिर जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 मेंबर कमेटी बनाई गई, और वो यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को गाइड कर रहे हैं कि वो क्या डिसीजन ले, जिससे कि एक प्रॉपर सर्वे के बाद जो है उनका रीलोकेशन हो सके, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि अभी तक हमारे पास जो है इस तरीके का हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, जो सोचने वाली बात है। अगर हम लोग यहाँ पे चीता की बात करें तो IUCN जो स्टेटस है वो अफ्रीकन चीता का वल्नरेबल है और एसिटिक चीता का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इस तरीके से याद रखना है। अब एसिटिक चीता जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है, अगर हम लोग इसको अफ्रीकन चीता के कंपैरिजन में देखें तो एसिटिक चीता स्ट्रॉन्गर भी है और फास्टर भी है अफ्रीकन चीता के कंपैरिजन में, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब हमारे यहाँ जो ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है वो हम लोग ईरान से कर रहे हैं। अफ्रीकन चीता आपको एक ही कंट्री में देखने को मिलेगा जो कि ईरान में है, तो ईरान से हम लोग अपने कंट्री में लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीता अब ख़त्म हो चुका है। तो आइए एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर डिफरेंस समझते हैं कि लेपर्ड क्या होता है, चीता क्या होता है, साथ ही साथ जगुआर, इन तीनों में डिफरेंस समझिए।
इनको एक साथ देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। जब भी आप लोग कभी भी स्पॉट करो किसी को भी, बिग कैट को, तो आप समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली ये है क्या। अब चीता का यहाँ पे मेन यहाँ पे इसकी जो आइडेंटिटी है वो ये है कि इसके पूरे बॉडी में ब्लैक स्पॉट होगा, जस्ट राउंड राउंड ब्लैक स्पॉट। लेपर्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लेपर्ड में आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर की तो यहाँ पे स्पॉट है, लेकिन वो पूरी तरीके से स्पॉट नहीं है, ये थोड़ी स्कैटर है, ठीक है। लेकिन वही जगुआर में आप देखोगे ना तो इसकी जो यहाँ पे स्किन है और इसमें जो डिज़ाइन है, प्रिंट है, वो और ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा आपको स्कैटर्ड देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि ये ब्राउन ब्राउन बीच में और चारों ओर से ब्लैक करके स्पॉट आपका घेरा हुआ है। तो इनकी जो सर्किल है ना वो बड़ी है। इन तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। सबसे छोटी जो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट है वो चीता कहलाता है, उससे थोड़ा बड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ी इसको स्पॉट देखने को मिलेगा तो ये लेपर्ड है। और सबसे बड़ा बड़ा जो यहाँ पे खूबसूरत सा डिज़ाइन है वो जगुआर है। ओके, तो इसलिए रॉयल माना जाता है। इसकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है जगुआर की। अब यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हो, ये चीता है बेचारा, तो इसमें आप देखो कि सॉलिड ब्लैक स्पॉट है सिर्फ। ये आपका लेपर्ड है, तो लेपर्ड में आप देख सकते हो कि स्मॉल है लेकिन डेंसली पैक्ड है। इसको रॉसेट कहते, तो ये रॉसेट जो है ना ये डेंसली पैक्ड है, छोटे छोटे जगह पे पैक्ड है। लेकिन अब ये जगुआर भाई साहब का देखिए, तो यहाँ पे लार्ज रॉसेट है। यही चीज़ है आपको ये यहाँ पे छोटा छोटा देखने को मिलेगा, ऐसे गोल गोल। और यही अगर आपको बड़ा बड़ा दिखने को मिले ना रॉसेट, तो समझ जाइए कि ये जगुआर है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हेड वगैरह के बारे में बताया जा रहा है कि स्मॉलर हेड है, ये आपका और भी राउंड हेड है। तो इतना कौन देखता है, आप कभी भी देखोगे बिग कैट को तो उसकी स्किन जल्दी देखोगे ना कि आप रेड उसकी हेड और नेक देखने का कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जो आप समझ पाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग सबका दर्शन भी कर लिए, चीता वगैरह लेपर्ड वगैरह का सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझ भी गए। कल हम लोग वर्चर एक्शन यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो जितने गिद्ध होते हैं ना, आई थिंक हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, तो वल्चर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी एक्शन प्लान लाया जा रहा है। और इनकी क्या IUCN स्टेटस है इनके बारे में देखेंगे। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके हैं, टाइगर, लेपर्ड और साथ ही साथ यहाँ पे लायन और चीता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, नहीं तो सारे जानवर जो है ना दिमाग में घौंच पहुँच हो जाएंगे। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वल्चर के साथ। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड येस, वन मोर इंपॉर्टेंट नोटिस कि अगर आप लोग विजन आइज के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल आईडी में आप लोग मेल कर सकते हो। फिर आपको प्रोसीजर भी बताई जाएगी और फिर आप लोग को कोई भी डाउट कोई सजेशन है कि किस तरीके से यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, तो वो सारी डिटेल्स आपको वहीं पता चल जाएगा। तो ये है ऋषिका CH77@gmail.com। तो यहाँ पे आप लोग मेल करके पता चल जाएगा। और ऑल्टरनेटिव चैनल का भी यहाँ पे लिंक है, उसमें अभी आपको कोई भी वीडियोस देखने को नहीं मिलेगा। इन केस कि अगर ये सारी वीडियोस अगर हमारी चैनल हैक हो जाती है, पुट डाउन कर दिया जाता है यूट्यूब के द्वारा, तो हम लोग स्टे कनेक्टेड रहे और विद इन 2 डेज़ आपको मैं वहाँ पे सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू।